आफ्टरनून राकेश। जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए कि सपोज आप क्लासरूम के अंदर जाते हो। क्लासरूम में किस तरीके से पॉजिटिव इन्वायरमेंट जी क्रिएट करोगे? जी मैम, जैसे मैं सबसे पहले तो क्लासरूम में जाते ही सभी बच्चों को विश करूंगा। एंड आफ्टर दैट जैसे मैं मतलब मान लीजिए 40 मिनट का पीरियड है, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स मैम मतलब मैं मेरी क्लास को एडजस्ट करने में लगाऊंगा। मैं बच्चों को असेस करूंगा एक बार अच्छे से कि क्या उनका लेवल है पढ़ाई का, किस लेवल से उनको मतलब पढ़ाने की नीड है। उनके साथ एक काइंड ऑफ एक मतलब अच्छा एक रेपर्ट बनाऊंगा, थोड़ी बातचीत करके। एंड आफ्टर दैट मैं मेरा लेसन मतलब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा एज ओके, पर दियर नीड जो न्यू और लर्निंग। टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे क्लासरूम में? जी मैम, जैसे आज के टाइम पे जो आईसीटी है उसका एक बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट रोल है टीचिंग के अंदर। एंड अगर हम बात करें कॉमर्स की मेनली, तो कॉमर्स में मैम जैसे आज अब अकाउंटिंग वगैरह है, वो सब ऑनलाइन ही होने लगी है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं उनको मतलब मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे बताऊंगा, मेनली कुछ जो जो नए नए एग्जाम्पल मतलब जैसे बता सकते सॉफ्टवेयर हो? हैं टैली वगैरह के बारे में। एग्जाम्पल बता जैसे सकते मैम हो कि टैली कैसे हो यूज गया, करोगे? टैली। हाँ जी, जैसे जैसे मैम अपना वो स्मार्ट बोर्ड होता है। और जैसे कोई चीज मुझे दिखानी है बच्चों को, जैसे कोई चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में मुझे उनको वो चीज दिखानी है, तो मैम मैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू उनको वो चीज दिखा भी सकता हूँ। जैसे कैश बुक है, लेजर है, चेक्स हैं, उनको वो चीज दिखा सकता हूँ। जैसे ग्राफ होते हैं मैम, ग्राफ वगैरह मैं उनको उनके थ्रू समझा सकता हूँ। स्टॉक स्टॉक मार्केट जो हम पढ़ते हैं, वो स्टॉक मार्केट में पूरा मैं उनको मतलब स्मार्ट बोर्ड के थ्रू समझा सकता हूँ, वो दिखा सकता हूँ मतलब कैसे वर्क करता है, कैंडल्स वगैरह। ओके, नेक्स्ट नेचर ऑफ कॉमर्स एक्सप्लेन कीजिए। मैम अगर हम जी मैम, नेचर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो जो कॉमर्स है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट वो है क्योंकि जैसे हम बात करते हैं आर्ट की, तो आर्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, जो आपने नॉलेज की है उसका रियल लाइफ में यूज करना। सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स का ही मैम जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही उपयोग करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ जो चीजें मतलब आपके जैसे हम लोग मैंने अगर कॉमर्स पढ़ी है, तो मेरी जो डे टू डे रूटीन है मैं उसमें कॉमर्स का उपयोग करता हूँ जनरली। सेम ऐसे ही जो कॉमर्स है वो साइंस भी है। साइंस इसलिए, अगर मैम एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलेंगे हम इसको इसको हम लोग सोशल साइंस बोलेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे इसका ज्यादा फोकस रहता है। डिफाइन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मैम, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are of financial nature, and then communicating the information to its users. ओके, यूजर्स कौन कौन होते हैं? जी मैम, जैसे अकाउंटिंग के बहुत सारे यूजर्स होते हैं। कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं एंड कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स मैम जो मतलब कंपनीज के अंदर ही होते हैं, कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जैसे ओनर्स हो गए कंपनी के, मैनेजमेंट हो गई, एम्प्लॉयज हो गए कंपनी के। एक्सटर्नल यूजर्स में मैम अपने जैसे गवर्नमेंट हो गई, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गई, कस्टमर्स हो गई, नॉर्मल पब्लिक हो गई मैम, टैक्स अथॉरिटीज हो गई। ओके, डिफाइन द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मैम वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनको विद इन 1 ईयर पे कर दिया जाएगा। जैसे क्रेडिटर्स हो गए मैम, इसके अलावा बिल्स पेबल हो गए। कोई शॉर्ट टर्म हम लोगों ने इसके अलावा कोई छोटा बैंक लोन ले रखा है। ओके, डिफाइन द बिजनेस। बिजनेस मैम, बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच प्रोडक्शन एंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अंडरटेकन विद द प्रॉफिट मोटिव। जैसे कोई भी एक बिजनेस हो सकता है, मैंने ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्नीचर का बिजनेस में स्टार्ट कर सकता हूँ, जिसमें जल्दी मैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँ, या फिर हो सकता है मैं डायरेक्ट मतलब परचेज करके रेडीमेड एंड उसको सेल करूँ। बट इसके अंदर ऑलरेडी हमारा जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट ही रहेगा। फादर ऑफ एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। जी मैम, F W टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इन
ओके फादर ऑफ गुड। साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। यस मैम। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैम। एफिशिएंसी जो है वो बोलता है कि हमें किसी भी कार्य को कम कॉस्ट में करना है, वो टाइम की कंसिडरेशन नहीं होती वहां पे। बट वहीं पे इफेक्टिवनेस बोलता है कि हमें किसी भी काम को एक डिफाइंड टाइम के अंदर करना है। वहां पे उसकी कॉस्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, कॉस्ट चाहे कितनी भी हो। ओके, एज अ बट जनरली कॉमर्स, एक बिजनेस के लिए दोनों ही। यस मैम। एज अ कॉमर्स टीचर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक टीचर में? यस मैम। सबसे पहले तो मैम जो करेक्टर्स जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है कि उसे अपनी सब्जेक्ट की मतलब फुल नॉलेज होनी चाहिए। वो अपने सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट होना चाहिए मैम। इसके अलावा थ्योरेटिकल के साथ साथ मैम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए उसे, ताकि बच्चों को थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट से वो अच्छे से अवगत करवा सके। थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपनी बात रखते हुए कोई हिचकिचाए ना। इसके अलावा अ, एक मतलब एक मोरल कैरेक्टर होना चाहिए मैम, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ऑनेस्टी, ये चीजें तो रहती हैं मैम मेनली जो एक टीचर के। हाउ द प्रॉब्लम फेस बाय कॉमर्स टीचर? प्रॉब्लम्स मैम मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ जो कॉमर्स टीचर एक तो फेस करनी पड़ती है, वो है कि जैसे कॉमर्स टीचर मेनली मिलते नहीं इतने ज्यादा मैम। बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं बट टीचर्स नहीं होते उतने। तो एक तो मेन चीज ये है कि वो जो स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो रहता है वो सही नहीं हो पाता। इसके अलावा मैम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, हम चाहते हैं कि हम बच्चों को मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी अवगत करवाएं, बट उसके लिए हमारे पास मान लीजिए फंड्स नहीं होते हो प्रॉपर। हम लोग आईसीटी का उपयोग करना चाहते हैं बट वो आईसीटी के लिए वो फंड्स नहीं है हमारे पास इतने ज्यादा अवेलेबल। इसके अलावा एक मतलब ये भी रहती है कि एक ये बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट होता है बच्चे के लिए कॉमर्स। आफ्टर 10th तक उन लोगों ने बाकी सब्जेक्ट पढ़े होते हैं बट कॉमर्स कभी नहीं पढ़ा होता। तो एक न्यू सब्जेक्ट को मैम एक न्यू सिरे से बच्चे के दिमाग में डालना, वो एक थोड़ा सा वो होता है, उस पर आपको काम करना पड़ता है। ओके, एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा आपने। जी मैम। कितने एरर टाइप ऑफ के होते प्रिंसिपल हैं? मेनली। एरर ऑफ प्रिंसिपल मैम। हाँ जी, एरर ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल ही डिफाइन कर दीजिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल में मेनली रिलेटेड होता है कि जैसे जब आपने कोई प्रिंसिपल से रिलेटेड जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई एरर आपने कर दी है। जैसे मान लीजिए आप लोग आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है। जैसे हम लोगों ने कोई मशीनरी खरीदी थी और उस मशीनरी को खरीदते टाइम तो उस पर हम लोगों ने जो वेजेस पे की हैं वो भी मशीनरी का ही पार्ट मानी जाएंगी। बट हम लोगों ने उसको अलग से एक खर्चा ट्रीट करके रेवेन्यू नेचर का मान लिया। तो वो वहां पे हम लोगों ने एक एरर ऑफ प्रिंसिपल की है। डिफाइन द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मैम। सस्पेंस अकाउंट मैम एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो एक बार टेम्परेरीली आप हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके बैलेंस को आपस में मैच करने के लिए बनाया जाता है। एंड मैम जैसे जैसे हम लोग हमारी जो एरर्स होती हैं उनको ढूंढते रहते हैं, हमें मिलती रहती हैं, वैसे वैसे जो आपका सस्पेंस अकाउंट होता है उसका बैलेंस कम होता रहता है एंड आफ्टर ए टाइम वो बिल्कुल खत्म हो जाता है सस्पेंस अकाउंट। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना प्लीज। यस मैम। सस्पेंस अकाउंट मैम एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसके बैलेंस को जो उसका डेबिट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस होता है उन दोनों को आपस में मैच करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोगों ने सारी कोशिश कर ली है बट उसके बाद भी जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का आपस में मैच नहीं हो रहा बैलेंस। तो उस टाइम पे हम लोगों को क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो हम एक बार के लिए जो जिस भी साइड में डेफिशिएंसी होती है उसी साइड हम लोग सस्पेंस काउंट बना देते हैं। फिर आफ्टर टाइम हम लोग जैसे जैसे हमें एरर्स का पता चलता रहता है हम वो सस्पेंस काउंट में से मतलब वो उसका बैलेंस कम करते रहते हैं और एक टाइम के बाद वो सस्पेंस काउंट बिल्कुल खत्म हो जाता डिफाइन बिजनेस फाइनेंस। है। दोबारा मैम सॉरी। बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस। हाँ जी। मैम बिजनेस फाइनेंस इज रिलेटेड विद द फाइनेंस विच इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट स्मूथली द बिजनेस ऑपरेशंस मैम। बिजनेस ऑपरेशंस को मैम स्मूथली रन करने के लिए हम जिस फाइनेंस की नीड होती है मैम वो बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। ये मैम जैसे शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लॉन्ग टर्म भी होता है मैम। कुछ जैसे हमारी जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही होता है
एंड लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जैसे मैम हमारे जैसे फिक्स एसेट्स वगैरह की नीड्स होगी, उनके लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड होती है। ओके, शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स बताइए। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज जैसे मैम कॉमर्शियल पेपर हो गया, इसके अलावा मैम जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, कॉमर्शियल बिल्स होते हैं मैम, इसके अलावा मैम वो कॉल मनी, ये सारे मैम जैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस के होते हैं जिन्हें जनरली विद इन 1 ईयर रीपे कर दिया जाता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल? मैम रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल, इस केस में मैम हम लोग DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट नहीं करते हैं जनरली। वैसे तो मैम जैसे आप टोटली आउट ऑफ कैपिटल रिडीम, लेकिन कुछ केसेस होते हैं मैम जिसमें हम लोग रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ कैपिटल भी। जैसे एक केस तो इसका ये है कि अगर आप लोग आपने 18 मंथ से कम के जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए हैं, और दूसरा मैम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में है, वो आउट ऑफ कैपिटल रिडीम कर सकती है डिबेंचर्स। ओके, एक होता है आपका वेस्टिबुल ट्रेनिंग होता है, सुने आपने? जी मैम बिल्कुल। बताइए। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक टाइप की ना डमी ट्रेनिंग होती है, जिसमें एक ना जैसे जो एक रियल में जैसे हम जो काम करेंगे एक वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, और उसके अंदर फिर जैसे उस इंसान को सिखाया जाता है। जैसे मैम जनरली ये जो पायलट्स होते हैं मैम, पायलट्स को वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करवाई जाती है, लेकिन उनको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि ताकि वो ट्राई करने की वजह से भाई ऐसे जहाज चलाना होता है, एग्जैक्ट रियल प्लेन नहीं होता वो, बट वो वैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ऐसे में हम एम्प्लॉइज के लिए भी हम एक ऐसे डमी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो वहां पे वो एक बार काम करके देख लें। ओके, डिफाइन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यस मैम। मैम रिक्रूटमेंट मेनली रेटेड होता है मैम, ज्यादा ज्यादा जैसे लोगों को हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, और वहीं पे मैम सिलेक्शन रेटेड होता है जब जो जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट किया है उन लोगों की हम लोग वेरियस टेस्ट के थ्रू उनमें से लोग कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। जो रिक्रूटमेंट आपकी रिक्रूटमेंट है मैम, पॉजिटिव प्रोसेस होती है या नेगेटिव प्रोसेस होती है? मैम रिक्रूटमेंट जो है वो हमारी एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि वहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे पास चाहते हैं। और वहीं पे सिलेक्शन जो है वो मैम नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्शन में हम चाहते हैं कि मतलब उन जो जितने लोगों ने अप्लाई किया उनमें से कम लोगों को फिर लिया जाता है जितने की नीड होती है, बाकी को सबको वो मतलब वापस भेज दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यस मैम। मैम ट्रेनिंग जो होती है वो मेनली किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, एक स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड जो हम लोग जो ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पर मैम डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है ओवरऑल ग्रोथ से, एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ से related के लिए हम जो करते हैं उसको मैम डेवलपमेंट में लिया जाता है। जो ट्रेनिंग होती है मैम वो शॉर्ट टर्म होती है, जबकि डेवलपमेंट है वो मैम लॉन्ग टर्म होती है। मेनली जो हमारी इसका जो ट्रेनिंग होती है मैम, ट्रेनिंग जनरली हमें कहीं ना कहीं बस हमारे जो वर्क है उस वर्क को करने में हमारी हेल्प करती है, उस वर्क को हम लोग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। एंड मैम जो डेवलपमेंट है वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है, एंड कहीं ना कहीं मैम कि मेनली जैसे सक्सेशन प्लानिंग की हम बात करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग में हमें बहुत काम आती है। ट्रेनिंग मेनली मैम जैसे हम जो सक्सेशन प्लेटफॉर्म एरिया प्लानिंग के क्या वर्कर होता है? हैं। यस मैम। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग होता है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी को मतलब कुछ लोगों को हम सक्सेशन प्लानिंग में मेनली बात करता है कि हमारी कंपनी में जैसे जो आगे जो लोग आएंगे, ठीक है, जो हमारी कंपनी को फ्यूचर में लीड करेंगे, उन लोगों को आज से ही थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना, तैयार करके रखना, वो सक्सेशन प्लानिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं जैसे मेरे पापा की कंपनी है तो उसमें जैसे आफ्टर दैट मान लीजिए मेरे पापा मुझे चाहते हैं कि मैं उनका सक्सेसर बनूं, मैं उस कंपनी को आगे लीड करूं। तो मान लीजिए आज से अगर मुझे जैसे मान मुझे उस चीज के बारे में समझा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, मुझे उन चीजों के बारे में डेवलपमेंट वो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, तो मैं वो सक्सेसफुल प्लानिंग का पार्ट होता है। ओके,
क्या कंपनी अपने डिवेंचर को परचेज कर सकती है? यस मैम, बिल्कुल कंपनी मैम अपने डिबेंचर्स को परचेज कर सकती है मैम। जैसे हम वो जो एक मेथड भी है मैम, परचेज ऑफ ओवन डिबेंचर्स। जब मैम ओपन मार्केट में अगर मान लीजिए हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनकी वैल्यू कम है, और जबकि हमारी जो बुक वैल्यू है वो ज्यादा है मैम, तो उस टाइम पे हम बहुत बार जो डिबेंचर्स हैं उनको मैम ओपन मार्केट में से परचेज कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन? यस मैम, इसमें मैम हमारे जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट में वो हमारे वो क्रेडिटर से अब वो हमारे शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताइए। मैम F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंजलो टेलर मैम, इन्होंने 1911 में एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसकी वजह से इनको मैम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। जिसमें इन्होंने अपने वर्क को किसी भी कार्य को करने के लिए साइंटिफिक वेज का यूज करने के बारे में बताया था, कि किसी भी कार्य को करने के लिए रूल ऑफ थंब का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके उसके करने के लिए सबसे बेस्ट वे ढूंढना चाहिए और उस तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि हमारा जो कार्य है वो बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कंप्लीट किया जा सके। ओके। ओके राकेश, आपका जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं और थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं आपसे। ओके। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू, कैसा लगा आपको? मैम मेरे हिसाब से तो जैसे कुछ कुछ चीजें थी जो मैं जैसे मैं बीच बीच में थोड़ा सा फंबल कर रहा था, वो एक ओके, फर्स्ट टाइम ही नेगेटिव दे था रहे हो थोड़ा क्या? सा मेरा। जी मैम। फर्स्ट टाइम ही दे रहे हो जी क्या मैम, यहाँ पर इंटरव्यू, या फर्स्ट लास्ट टाइम भी एग्जाम दिया आपने? ये मैम फर्स्ट टाइम ही मेरा मैम, एक्चुअली अभी मैम 2024 में स्टेट क्लियर किया मैम, 2023 में बीएड की है। ओके ओके। अभी क्या कर रहे हो जी, करंटली आप? वैसे मैम मैं एच के एन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ मैम। ओके, कहाँ पे? या मैम जैसे कोथ गांव है मैम, कोथ कला गांव है खेड़ी चोपटा के पास। ओके हाँ जी, वहाँ पे मैम मैं एज ए पीजीटी कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ मैम। ओके। कितना टाइम हो गया आपको? मैम एच के एन में मुझे मैम अभी जैसे 1 ईयर होने वाला है, बट उससे पहले भी मैं मतलब जैसे टैगोर स्कूल है नारनौंद में, तो वहाँ पे पढ़ाता था पीजीटी कॉमर्स ही। ओके ओके। वैसे यस मैम। आपका कम्युनिकेशन स्किल बोले, या फिर जैसे मान लीजिए आपका जो तरीका है बताने का वो अच्छा है, क्योंकि लग रहा है कि जैसे कि आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि एक होता है कि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, स्टार्टिंग में हम इंटरव्यू देते हैं और हम किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे, तो वहां पर थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है। तो आपका यस मैम। अच्छा है, कंसेप्ट वाइज भी आप सही बता रहे हो, जो क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ एक प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो बता देती हूँ मैं आपको ताकि आपको पता चले और आगे इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके। ओके मैम। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके सही थे। ठीक है। कुछ कुछ एक इश्यू क्या थी कि जो चीज आपसे पूछी जा रही है ना, आप उतना ही बताइए। आप क्या कर रहे हो कि उसको और भी आगे एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया था, आपने सक्सेशन प्लानिंग का खुद से ही बता दिया, अब सामने वाला इंटरव्यूअर क्या सोचेगा कि इसको इसका इसका भी पूछ लेते हैं। अब वहां से भी आपकी जो क्वेश्चनिंग है वो होनी अराइज होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जो कि आपके लिए ही सही नहीं होती। अब क्या होता है कि एक टीचर जब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आप एक्यूरेटली रिप्लाई कीजिए, जितना पूछा गया उतना ही बताइए, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बताना। वैसे भी कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरव्यू तक पहुंचा है तो इट मीन्स दैट उसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है एग्जाम, और सब्जेक्टिव भी क्लियर है एग्जाम। ओके। सो इट मीन्स उसका नॉलेज तो है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जितना पूछा जा रहा है आप उससे भी कहीं ज्यादा बता रहे हो, एक्सटेंड करके बता रहे हो, वहां पर आपके लिए ही सही नहीं है वो चीजें। टू द पॉइंट आप आंसर कीजिए। जैसे कि आपने पीडीएफ के अंदर भी पढ़ा होगा कि सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो टू द पॉइंट आपको दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, तो रिवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है ओनली आप वही बताइए, आगे ये नहीं कि मैम एग्जाम्पल ये होते हैं, इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, नहीं। जितना पूछा गया उतना ही बताइए। एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल बताना है, अदरवाइज खुद से डिफाइन नहीं करना। ओके। एंड एक जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वही लैंग्वेज का आप यूज कीजिए। हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी का यूज कीजिए, इंग्लिश में हो इंग्लिश में कीजिए, वो कोई इश्यू नहीं है। आपका मेन है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो सेटिस्फाई होना चाहिए आपके आंसर से।
ओके। एंड कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। एक जो आपसे ये क्लासरूम के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, उनका रिप्लाई आपने टू द पॉइंट नहीं किया। ठीक है। थोड़ा सा शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ा उन क्वेश्चंस को। कॉमर्स वाला पोर्शन सही था, बट जो आपके जो लाइक क्लास के अंदर किस तरीके का माहौल आप क्रिएट करोगे, ऐसे आपको क्या बताना है कि टू द पॉइंट बताना। लाइक डिजिटल सिस्टम अगर हम लेके आते हैं तो हम प्रोजेक्टर लगाएंगे, या फिर हम बच्चों को बताएंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीकेशन करना है। ठीक है। फोन से या फिर इंटरनेट से, कंप्यूटर से हम सिखाएंगे। ओके। और अकाउंटिंग का आपने डेफिनेशन सही प्रॉपर बताई थी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। प्रॉपर जैसे आपने अकाउंटिंग को डिफाइन किया था उसी तरीके से डिफाइन करना है। जैसे रिक्रूटमेंट को किया, सिलेक्शन को किया, वो भी आपका सही था, एक्यूरेट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिर्फ यही था कि आप थोड़ा सा जो भी आपसे पूछा जा रहा, आप उसको एक्सटेंड करके बोल रहे थे। एक तो मेन तो मेरे को यही लगा, और तो कोई दिक्कत नहीं लगी ज्यादा तो। एक्चुअली मैम यही बात है ना, मुझे आपसे जैसे पूछनी थी मेन, कि मतलब हमें जैसे कि भाई जब तक वो अगला क्वेश्चन ना बोले, जैसे मुझे किसी ने बताया था कि जब तक मतलब सामने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे आप बोलते ही रहो, बोलते ही रहो किसी ने। तो मैं वही बात पूछना चाहता था आपसे कि भाई जितना पूछा जाए उतना ही बताना ना हमें, या फिर बताते ही रहना है। नहीं 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 नहीं, बताते रहना है, बताते तो अब बताने को तो अगर मान लीजिए सपोज आप बताते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, तो वहां से तो क्वेश्चन ही निकलना स्टार्ट हो जाएंगे ना। हाँ जी। कितना यस मैम। बोलोगे आप? अगर मान लीजिए आपको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा जाए, तो अब मान लीजिए कोई ऐसे तो है नहीं पर्सन वहां पर कि कोई पढ़ के नहीं आया हुआ, किसी को पता नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा जाए, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताइए, ज्यादा पता है तो आप ईयर बता दीजिए, बुक बता दीजिए। इससे ज्यादा और क्या बताओगे? और आपको 5 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करना नहीं है वहां पे। वो क्या करते हैं, बताइए, बताने के बाद रुक जाइए। फिर आपसे आप एक क्या कर रहे थे कि आप वही जो भी जिसने भी आपको बताया आप वही फ्लो में थे। मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो आप बोलते जा रहे थे। सुनिए। यस मैम। ठीक है, यस। वहां पर आपको एक्यूरेटली बिल्कुल टाइम दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइमिंग आपको दिया जाएगा, आराम से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आराम से आपका आंसर सुना जाएगा, उसके बाद ही आपसे दोबारा क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है। बट हो जाएगा धीरे धीरे। आज तो आपका फर्स्ट ही इंटरव्यू रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम 2 से 3 इंटरव्यू करेंगे तो वहां पर आपका बहुत अच्छा फ्लो हो जाएगा। इजीली आप कवर अप कर पाओगे। ओके। यस। आपको कोई प्रॉब्लम लगी, कुछ इश्यू लगा? नहीं मैं मुझे मैम जैसे एक तो ये यही बात पूछनी थी मुझे, जैसे कि अब आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो मैं सिर्फ ये बताऊं मैम, F.W. टेलर। हाँ जी, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। फ्रेडरिक विंसलो टेलर बता के मैं चुप हो जाऊं मैं, हैं? हाँ जी, चुप क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तभी करेंगे ना जब आप चुप होगे। कैसे करेंगे अगर नहीं आप मतलब बोलते जा रहे हो तो कैसे जी। करेंगे क्वेश्चंस? नहीं जैसे भाई अगर मान लीजिए वो इंसान चाहता है कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं, या फिर नहीं बस नहीं, उसने जो फिर आपसे पूछा तो वही फिर कर आपसे दूं मैं। पूछेगा ना, पूछेगा ना कि डिटेल हाँ बताइए। जी। FW हाँ हाँ टेलर हाँ। के बारे में डिटेल नोट बताइए। अब डेमो क्लासेस के लिए बोला जाता है आपको, ये नहीं है कि आप जाते ही बोर्ड पे लग जाते हो। लास्ट टाइम भी जो हाँ हाँ इंटरव्यू हुए हैं, कुछ एक स्टूडेंट के डेमो क्लासेस हुए और कुछ एक के नहीं हुए। हाँ जी। ठीक है। तो ये नहीं है कि सभी के लिए कंपलसरी है। अब जैसे कि आपने देखा होगा नोट्स के अंदर दो दो चार चार क्वेश्चन हमने जीके के भी डाले हुए हैं। ये नहीं है कि सभी हाँ जी। स्टूडेंट से जीके का ही पोर्शन पूछा गया है। किसी से पूछा भी नहीं गया, और किसी से बेसिक का पूछ भी लिया गया है। ठीक है। तो हम तो बेसिक से सारी प्रिपरेशन करके चलेंगे, डेमो क्लासेस की भी प्रिपरेशन करके चलेंगे, जीके का बेसिक भी करके चलेंगे, और हमारा कॉमर्स का तो है ही। और साथ में हमारा ये क्लासरूम में किस तरीके का बिहेव करना है, कैसा स्टूडेंट्स के साथ ट्रीट करना है। ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा कि मान लीजिए कि आपको किस तरीके से वहां पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगी, या फिर किस तरीके से आपको ट्रीट करना है वहां पे। ठीक है। तो इन सब बातों के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। बट आज का बहुत अच्छा रहा। ठीक है राकेश। ओके। अ, थैंक यू। कुछ